हेलो व्यूअर्स, कैसे हो? तो देखिए, आज हम लोग पिछले चैप्टर में पिछले पाठ हम लोग का 2 चल रहा था। पिछले पार्ट में पार्ट 1 में हम लोग ने पता किया था कि मात्रक क्या होता है और मापन क्या होता है। मात्रक क्या होता है, राशियां कौन सी होती हैं। मात्रक हम लोग ने पढ़ा था कि 2 तरह के मात्रक को 2 भागों में बांटा गया, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक को भी 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। ठीक है, तो अब मूल मात्रक होते हैं कितने, कमेंट कर दीजिएगा। मूल मात्रक होते हैं 7। तो सातों के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से जान जाएंगे। तो पहला मात्रक होता है मीटर। ठीक है, ये छड़ रखा गया है, कहाँ पे रखा गया है? तो पेरिस में रखा गया है। उस पे 2 चिन्ह लगाया गया है। ये छड़ किस चीज का है? पेरिस में रखा गया है। यह छड़ है प्लेटिनम इरेडियम, सॉरी इरेडियम कह रहा है, प्लेटिनम इरेडियम की छड़ है। इस पर 2 रेखाएं खींची गई हैं। इन्हीं रेखाओं के बीच की दूरी 1 मीटर मानी गई है। कब? जब इस छड़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा तब। ठीक है, फिर से मीटर की परिभाषा दी जाती है। 1 मीटर वह लंबाई है जो पेरिस में रखी हुई प्लेटिनम इरेडियम की छड़ पर बने 2 चिन्ह के बीच की दूरी है, उसी को 1 मीटर कहा जाता है। लेकिन वह दूरी कब है? जब छड़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। दूसरा परिभाषा क्या निकल के आता है कि 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की तरंगे या तरंग दैर्घ्य कह सकते हैं, कितनी है? 16, 50, 76, 37, 3। परिभाषा लिख दें? चलो लिख देना है। मीटर की परिभाषा 1 हो जाएगी। मीटर की परिभाषा हो जाएगी, दिखाई दे रहा ना, और इधर से लिख रहे हैं मीटर। तो मीटर की परिभाषा हो जाएगी 1 मीटर वह लंबाई है जो पेरिस में, और ये पेरिस में रखा गया है ना, बहुत संभाल के रखा गया है। बहुत संभाल के रखा गया है। प्लेटिनम इरेडियम की छड़ 1 मीटर वह लंबाई है जो पेरिस में रखी प्लेटिनम इरेडियम की छड़ पर बने छड़ों के बीच बने 2 चिन्हों के बीच दूरी है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन दे दिया, छड़ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना, वो संभाल के रखा गया है कि देखो कभी भी मीटर में फर्क आएगा तो इसी से मेजर कर लिया जाएगा कि हाँ इतना ही मीटर होता है कि नहीं होता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग त्रुटियां, मापन में त्रुटियां, वो अलग चैप्टर से हम लोग बना के पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाएंगी बीमाएं, वो अलग चैप्टर बना के पढ़ेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला परिभाषा। दूसरा परिभाषा होता है कि 1 मीटर वह दूरी है जिससे शुद्ध क्रिप्टॉन 86 शुद्ध क्रिप्टॉन 86, ठीक है शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की तरंगे। अब देखो कितनी तरंगे हो जाएंगी, तो 16, 50, 76, 37। देखो 16, 50, 76, 37, 3। इसको याद रखने का तरीका है 16, 50, 76, 37, 3। देखो जब क्रिप्टॉन 86 शुद्ध रहता है तो उसमें से नारंगी कलर की प्रकाश की किरणें, तरंग दैर्घ्य निकलता है, तरंगे निकलती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य निकलता है। अब वो तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो 16, 50, 76, 37, 3, ये इतना ही तरंग होता है। इतना तरंग को अगर मेजर किया जाएगा तो वह दूरी होती है 1 मीटर। ठीक है, तो ये तो 1 मीटर की बात हुई, मीटर की परिभाषा हो गया। अब देखते हैं लंबाई का और भी होता है मात्रक। बड़े मात्रक होते हैं प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष कौन सी दूरी है? तो वह दूरी है जो प्रकाश
वर्ष वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश एक साल में तय करता है। तो जो एक साल में प्रकाश तय करता है उस दूरी को हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष कितना हो जाता है 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, या फिर उसको कह देते हैं 10 की पावर 16 मीटर। ये लंबाई होता है प्रकाश वर्ष का। ठीक है, खगोलीय मात्रक। अब इसके बाद आता है हम लोग का दूसरा काम, खगोलीय मात्रक। जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बड़का ए बड़का यू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखो अब ये कौन सा मात्रक होता है, तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी कहते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी खगोलीय दूरी कहलाती है। ठीक है, खगोलीय मात्रक एयू कहलाता है। ये होता है 1.5 गुणे 10 की पावर 11 मीटर। उसके बाद आता है पारसिक। पारसिक, पारसिक देखिए उस वृत्त की त्रिज्या है जिसके केंद्र पर एक खगोलीय मात्रक लंबाई का चाप 1 डिग्री का कोण अंतरित करता है। एक पारसिक उस वृत्त की, इसको हम मना कर दिखा देंगे, उस वृत्त की त्रिज्या जिसके केंद्र पर एक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक जिसको हम 1AU भी कह सकते हैं, इसको हम 1AU भी कह सकते हैं। तो जिसके केंद्र पर एक खगोलीय मात्रक, ठीक है, 1 AU लंबाई का चाप 1 डिग्री का कोण, 1 डिग्री का 1 मिनट का कोण अंतरित करता है। ठीक है, तो एक बार का पारसिक बराबर होता है 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर। 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर पारसिक हो गया। उसके बाद ये तो था मीटर का। मीटर के बाद आता है हम लोग का दूसरा किलोग्राम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे किलोग्राम का। किलोग्राम किसका मात्रक है, तो द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। इसका परिभाषा बहुत सिंपल है कि 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलो होता है। 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 लीटर माने 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये जल का भार हो गया, जल का भार से पकड़ा गया। जल का ताप होना चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस, 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलो होता है। ठीक है ना। एक और परिभाषा, ये तो मान लीजिए 4 डिग्री टेम्परेचर रहे या न रहे, एग्जैक्ट 4 डिग्री रहे या 4 डिग्री से ज्यादा रहे या 4 डिग्री से कम रहे, लेकिन एक और परिभाषा हो जाती है, एक और परिभाषा हो जाता है, वो है परमाणुवीय स्केल पर कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10 के पावर 25 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 kg होता है। जो हमारा परमाणुवीय स्केल जो होता है, परमाणुवीय स्केल जो होता है, उस पर हम अगर कार्बन 12 को रखें, कार्बन 12 को रखें और कितने रखें, तो कार्बन 12 के कितने रखें, तो 5.0188
0.188 गुणे 10 के पावर 25 परमाणु, कितना 10 के पावर 25 परमाणु अगर रखेंगे हम परमाणुीय स्केल पर 5.0188 गुणे 10 के पावर 25 परमाणु को अगर हम रखेंगे तो 1 kg होगा। ये तो कभी मिटेगा नहीं, अगर इतना परमाणु को हम रख देंगे तो 10 kg हो जाएगा। ठीक है, ये सब परिभाषा क्यों ऐसे की गई, एग्जैक्ट वैल्यू निकाला गया जो कभी बदले ना। अब 1 kg थोड़ा कम ज्यादा होते होते बहुत कम ज्यादा हो जाता है, तो उसका मिलान इसी आधार पर किया जाता है। ठीक है ना, अब मीटर थोड़ा सा भी एरर आएगा। अभी आपको पढ़ना है कि क्या एरर होती है, तो उन्हीं थोड़ा एरर से बढ़ते बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसी को बचाने के लिए, उसी को एग्जैक्ट वैल्यू रखने के लिए ऐसी विधियां खोजी गई जिससे कि मान सही निकल पाए। अब आते हैं तीसरा होता है जो दूसरा, ये तीसरा होता है सेकेंड, इसके बाद होता है सेकेंड। तो 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जो परमाणुविक घड़ी, आप लोग नाम सुने हैं परमाणुविक घड़ी का, तो परमाणुविक घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु जो होता है, सीजियम 133 का परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है। जैसे कि घड़ी का पेंडुलम ऐसे नचता है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो परमाणुविक घड़ी में परमाणु ही कंपन करता है। वो कौन सा परमाणु कंपन करता है, तो सीजियम 133 तत्व का परमाणु जो है वो कितनी बार, तो याद रखने का ट्रिक है, 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है, तब वह समय अंतराल कहलाएगा 1 सेकेंड। एक सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणुविक घड़ी, वो परमाणुओं का बना होता है, सीजियम, पता नहीं सीजियम सही लिखे क्या, सीजियम 133 का परमाणु, सीजियम 133 का परमाणु हमारे साथ लिखिए, बोलिएगा 91, 92, 91, 92, 63, 17, 70, 91, 92, 63, 17, 70, याद हो गया, 91, 92, 63, 17, 70 कंपन करता है, तब वह कहलाता है 1 सेकेंड। ठीक है, यही एकदम है कि सेकेंड का एकदम एग्जैक्ट, अगर 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन कर लेता है तो वह समय अंतराल कहलाता है 1 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग का एम्पियर, उसके बाद आ रहा है एम्पियर। तो एम्पियर की परिभाषा बहुत तरीका से दिया गया, 9th में भी पढ़े थे हम लोग कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में उत्पन्न होता है। ये तो हम लोग पढ़े थे किसमें, तो 10th में पढ़े थे। अब पढ़ेंगे हम लोग 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समानांतर तारों में प्रवाहित किए जाने पर तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन का बल उत्पन्न होता है। ये तार जो है उस अनंत लंबाई के हैं, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। ठीक है, अनंत लंबाई का बीच की दूरी 1 मीटर है। तो जब 1 मीटर की जब हो जाएंगी और ये दूरी समानांतर रहेंगी, ठीक है, अनंत लंबाई की समानांतर दूरी का तार जो है, अगर इसमें अगर धारा प्रवाहित की जाए तो तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर कितना, 2 गुणे 10 के पावर -7, 2 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन, 2 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन का बल उत्पन्न होता है। ठीक है, इन दोनों तारों के बीच, तब उसे कहते हैं, उस धारा का मान 1 एम्पियर। ठीक है,
हम लोग तो इससे पहले पढ़े थे एकदम सीधा साधा। तो ये जो बोले हैं इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि फिर से बोल दे रहे हैं। 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात में एक दूसरे के 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई के समानांतर तार में प्रवाहित किए जाने पर तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन का बल उत्पन्न होता है, तब उस धारा को जो इसमें प्रवाहित हो रही है उसे 1 एम्पियर कहा जाता है। मतलब उस वैद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद 5वां केल्विन। केल्विन, केल्विन तो देखिए केल्विन जो होता है वो ताप का मात्रक होता है। ताप का मात्रक होता है। इसका परिभाषा क्या होता है कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलते हुए बर्फ, जो बर्फ गलता है उसका ताप तथा उबलते हुए जल के ताप के अंतर के 100वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलते हुए बर्फ, गलते हुए बर्फ, ठीक है, के ताप, गलते हुए बर्फ के ताप तथा उबलते हुए पानी के ताप के अंतर के 100वें भाग को, जो अंतर होता है उसके 100वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। ठीक है, 1 केल्विन कहते हैं। कुछ लिख लीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन। उसी तरह 1 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा 272.15 केल्विन। मैंने अब एक घटाते जाइएगा, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन। ठीक है, ये केल्विन का परिभाषा होता है। 5वां हो गया। 6वां हो जाएगा कैंडिला। कैंडिला, कैंडिला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तीव्रता का मात्रक है। तो देखिए एक कैंडिला मानक स्रोत के पृष्ठ के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के पृष्ठ के लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता है, जो कि मानक स्रोत जिसको हम लोग कृष्णिका कहते हैं का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होता है। एक कैंडिला जो हो गया मानक स्रोत, हम इसको कृष्णिका कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कृष्णिका। कृष्णिका का अर्थ होता है ब्लैक बॉडी, इसी को हम लोग मानक स्रोत मान लेते हैं। वो काला है लेकिन जब ताप देंगे तो वो लाल हो जाता है। ठीक है, तो एक कैंडिला कृष्णिका मानक स्रोत के पृष्ठ के 1/6 लाख, 1/6 लाख, ठीक है, मीटर स्क्वायर ये तो क्षेत्रफल हो गया ना, मीटर स्क्वायर चला गया तो क्षेत्रफल के पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ के लंबवत दिशा में
पृष्ठ के लंबवत दिशा में ज्योति की तीव्रता है। तीव्रता है। लेकिन एक इसमें एक और चीज हो जाता है कि मानक स्रोत जो है कृष्णिका, उसका ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जबकि कृष्णिका कोष्ठ में मानक स्रोत, देखिए ये कृष्णिका में होता है ब्लैक बॉडी, इंग्लिश में इसको कह सकते हैं ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो वही जो कृष्णिका है उसको मानक स्रोत माना गया है। इसी स्रोत का ताप जो होगा प्लेटिनम, प्लेटिनम का नाम सुने आप लोग, अंगूठी बनता है, चैन ऑन बनता है, उसको व्हाइट डायमंड भी कहते हैं, व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, सॉरी व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। प्लेटिनम के गलनांक, सोना से महंगा होता है बाबू, बराबर होता है। अगर उस ताप पे आएगा तो एक के 6 लाख मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के 6 लाख भाग के क्षेत्रफल का अगर लंबवत दिशा में वो ज्योति निकलता है तो उसी को कहते हैं हम लोग कैडिला, ठीक है। 7वां आ जाता है मोल। मोल, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसे उस पदार्थ के अवयव की संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम अथवा 0.012 केजी में परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। एक मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। आप लोग खूब बढ़िया से पढ़े, इसका जरूरत पड़ता है परमाणुकता और मुक्ता निकालने के लिए, तो लिख देना है। मोल कौन सी है? पदार्थ की मात्रा क्या है? पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। परिभाषा लिख दिया जाए, एक मोल पदार्थ की वह देखिए बाबू, अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्कर का इंक खत्म हो गया। अगर मैं बोल रहा हूँ उसी बोली को रिपीट करके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अब इसमें क्या आ जाएगा? कार्बन 12 आ जाएगा, कार्बन 12। अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम, अगर 12 ग्राम को अगर चेंज करेंगे किलो में, हाँ, तो किलो में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देंगे तो हो जाएगा अथवा। ये लिखो या मत लिखो कोई अंतर नहीं है, ये लिखोगे या ना लिखो कोई अंतर नहीं, क्योंकि 12 ग्राम को ही के बराबर ही होता है 0.012 केजी। परमाणुओं के संख्या के बराबर होता है। एक मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23, 6.023 × 10⁻23, ठीक है। एक मोल बराबर होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद और दो हमको बच रहा है, एक पूरक मात्रक जिसको कहते हैं रेडियन और स्टेरेडियन। मिटा दे रहे हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। उसके बाद आ जाता है रेडियन। रेडियन, तो रेडियन, एक रेडियन वह तलीय कोण है जो वृत्त के त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप, जो वृत्त के त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप उस वृत्त पर अंतरित करता है। उसी को कहते हैं रेडियन, ठीक है। यह कौन सा है?
तलीय कोण का मात्रक है। रेडियन जो है तलीय कोण का मात्रक है। ठीक है, अगर इसको ऐसे करेंगे, बनाएंगे हम लोग, ये हो गया मेरा, ये हो गया कोण। अब देखिए, मान लीजिए कि ये आर हो गया, त्रिज्या हो गया, तो ये चाप हो जाएगा। ठीक है, ds इसको मान लेते हैं, और ये जो डी थीटा जो होगा यही हो जाएगा रेडियन। ठीक है, तलीय कोण बराबर होता है, पिछले क्लास में बताए थे, चाप बटा में त्रिज्या बताया गया था, तो डी क्यू बराबर हो जाएगा कितना, चाप कितना है, ds है, यही ना चाप होता है। अब बता में त्रिज्या आर है, रेडियन लिख लीजिएगा, बाद में काम करेगा। स्टेरेडियन, अब देखिए स्टेरेडियन, एक स्टेरेडियन, अब यहाँ पे तलीय कोण था, वहां पे घन कोण हो जाएगा। देखिए वहां पे तलीय कोण था, तो यहाँ पे घन कोण हो जाएगा। ठीक है, जो गोले के पृष्ठ का वह भाग, यहाँ पे वृत्त है, क्योंकि तल में वृत्त है तो एक 2D होता है, तो वह तल में रहता है, लेकिन यह 3D है, एक स्टेरेडियन घन कोण है, तो वह गोले के पृष्ठ का वह भाग है। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग है जिसका जो क्षेत्रफल है गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, और गोले के केंद्र पर वह अंतरित करता है, बराबर है। और अंतरित करता है, तो ये तो घन कोण, कौन सा कोण अंतरित करता है, तो घन कोण। इसी फिगर को आप लोग 4 बार बना लीजिएगा, जैसे एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक नीचे है ही, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप के 4 जब बनेंगे 4, तो वो बनेगा हम लोग का घन कोण, तो उसका हो जाएगा स्टेरेडियन। क्लियर है? तो कैसा लगा आप लोगों को स्टडी, बताइएगा कमेंट करके प्लीज। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत से सारे बच्चे ऐसे हैं जो लॉकडाउन की स्थिति में फंस चुके हैं। लॉकडाउन लग गया है, खास करके बिहार में लॉकडाउन लग गया है, तो मैं आप लोगों को वो कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा जो मेरे ख्याल से शायद ही कभी मिल पाएगा। वो कंटेंट नहीं कि 2-3 चैप्टर का शॉर्ट फॉर्म निकाल के सारांश दे दिया गया, उसके बाद नहीं, हमारे यहाँ पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और भी बच्चों को जोड़िए ताकि लाइव स्ट्रीमिंग का क्लास शुरू किया जाए। जो ही कुछ सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो जाएंगे, पढ़ने वाले बच्चे हो जाएंगे, तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू करूँगा। हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो ये कैसी लगी, क्या मुझको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि आप लोग इसको आगे फॉरवर्ड करें दोस्तों के साथ, कि बहुत से बहुत लड़के जुड़े, और जो कमियां हैं वो भी बताइए, जो आपको अच्छा लगा वो भी बताइए। सो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय बाय। अगले पाठ में हम लोग व्युत्पन्न राशियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके